क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर ऐसे जीव भी मौजूद हैं कि जिनकी परछाई मात्र के पड़ने से आपको भारी अपशकुन का सामना करना पड़ सकता है। अगर उसने आपको हाथ भी लगा दिया तो आपको सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे। अगर उसने जमीन पर थूक दिया तो वहां की जमीन बंजर हो जाती है। उन्हें घरों के अंदर प्रवेश करने से रोकना पड़ता है और इनका इलाका कहीं दूसरी तरफ रखा जाता है। समाज की सारी मान्यताएं दलितों के विरोध में खड़ी है। समाज में प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां इस बात को प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। भारतीय समाज में ऐसे अनेक कहावतें प्रचलित हैं जो दलितों के प्रति घृणा भाव को दर्शाती है। आपने किसी भी व्यक्ति से बात करते समय यह जुमला तो सुना ही होगा कि क्या मुझे चोर चमार समझ रखा है। एक कहावत है कि कोदो सवा अन्न नहीं, डोम चमार जन नहीं। ये तो बस उदाहरण है। यदि ऐसे मुहावरों को इकट्ठा करें तो पूरे ग्रंथ की रचना हो सकती है। तो यह कहानी है उस इंसान की जिसने महसूस किया उन व्यक्तियों की पीड़ा को। यह कहानी है रावण की, उर्फ चंद्रशेखर आजाद की, जिसने प्रचलित उपनाम रावण को स्वीकार किया। देहरादून से लॉ की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर खुद को रावण कहलाना पसंद करते हैं। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठा लाता है, लेकिन उनको भी सम्मान के साथ रखता है। चंद्रशेखर कहते हैं कि भले ही रावण का नकारात्मक चित्रण किया जाता रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता हो और अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हो, वो गलत कैसे हो सकता है। दलितों के मुद्दों पर अपने समाज के बागी युवा के तौर पर पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित घरकौली गांव में हुआ था। चंद्रशेखर ने 2012 में देहरादून से LLB की पढ़ाई पूरी की। वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उनका मन बदल दिया। उनके पिताजी अध्यापक थे, फिर भी उनको जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। पहली बार उनका सवर्ण जाति वाले गांव में ट्रांसफ़र हुआ। जब वो स्कूल पहुंचे तो लोग उनसे पूछने लगे कि मास्टर जी, आपका गिलास कहाँ है? आप अपना ग्लास नहीं लाए? यहाँ तो आपको अपना अलग से ग्लास रखना ही पड़ेगा। घर लौटकर पिता ने चंद्रशेखर से कहा कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हमारे साथ अब भी भेदभाव होता रहा है। पिता के अंतिम समय में भी सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के कैंसर के इलाज के लिए एम्स में भागदौड़ और चक्कर काटने के बाद भी उनके पिता को एडमिट नहीं किया गया और उनके पिता ने दम तोड़ दिया था। और इस प्रकार दलितों पर हुए अत्याचारों को देखते हुए उन्होंने समाजसेवी बनने का फैसला किया। चंद्रशेखर ने दलित छात्रों के साथ स्थानीय AHP इंटर कॉलेज में होने वाले भेदभाव को उजागर किया, जिसमें बेंच साफ न करना और पानी न पीने जैसी साधारण बातों के लिए दलित छात्रों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया। और इस तरह से जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्हें एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने इस घटना के तुरंत बाद भीम आर्मी का आयोजन शुरू किया और कई युवा दलितों को इसके बैनर तले संगठित किया। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में आज़ाद ने शिक्षा के माध्यम से दलितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन आर्या ने की थी। चंद्रशेखर आजाद को पहली बार 2015 में परेशानी का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने अपनी संपत्ति पर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, धड़कौली के महान चमार आपका स्वागत करते हैं, जिससे दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा हो गया। भीम आर्मी ने न केवल जातिगत उत्पीड़न से लड़ने का प्रयास किया, बल्कि इसने पाठशालाएं भी शुरू की, जहां वरिष्ठ दलित छात्र सरकारी स्कूलों में शिक्षण की खराब गुणवत्ता को दूर करने के लिए अपने कनिष्ठों की मदद करते थे। पहली पाठशाला 2015 में सहारनपुर के फतेहपुर भादो गांव में स्थापित की गई थी और अगले वर्षों में संख्या बढ़ती गई। मई 2017 तक
न केवल सहारनपुर में बल्कि इसके पड़ोसी जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर और शामली में भी लगभग 350 स्कूल खुल गए थे। भीमराव अंबेडकर और काशीराम को आदर्श मानकर उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाली भीम आर्मी उस वक्त चर्चा में आई जब 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर सब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच भीषण हिंसा हुई थी। इस हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 से 40 घर जला दिए गए थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। 9 मई 2017 को सब्बीरपुर गांव में भीड़ की हिंसा भड़क उठी जब पुलिस ने भीम आर्मी के नेतृत्व में गांधी मैदान में एकत्र हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समूह पर लाठीचार्ज किया। भीम आर्मी ने प्रभावित दलित परिवारों को मुआवजा दिलाने और हमलावरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की मांग की। हमलों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया था। 21 मई 2017 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भीम आर्मी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां चंद्रशेखर ने एक जोशीला भाषण दिया। चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी कि गिरफ्तारियां राजनीति से प्रेरित थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उन्हें लगातार जेल में रखा गया था। फिर भी धीरे धीरे चंद्रशेखर का कद बढ़ता ही चला गया। जेल से बाहर आने के बाद 2020 में आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया और चुनाव लड़ने का इरादा जताया। आज़ाद समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कड़े प्रतिरोध के बीच 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी ने भी इसका विरोध किया क्योंकि उसे अपने किले में सेंध लगती नजर आ रही थी। आज़ाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन वह अपनी जमानत भी बचा नहीं पाए। परंतु इन बातों ने उन्हें राजनीतिक परिदृश्य पर स्थापित कर दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से बात की ताकि किसी तरह का समझौता हो सके। बातचीत नाकाम रही क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सके। आज़ाद को लगा कि समाजवादी पार्टी दलितों के वोट बैंक को इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उनकी समस्याओं को हल करने के इच्छुक नहीं है। उन्होंने 2024 का चुनाव अपने बूते पर लड़ने का फैसला किया और नगीना संसदीय सीट से उनकी जीत दिखाती है कि एक प्रतिबद्ध नेता को रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।